बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड की क्लास 5th से मैथ्स का सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल्स। इस चैप्टर के अभी तक हम लोगों ने 11 पेज स्टडी कर चुके हैं। आइए आज हम 12 नंबर के पेज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 12 पर आपको यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 11 नंबर के पेज पर जो 3 क्वेश्चन हमने करे थे प्रैक्टिस टाइम में 1, 2, 3, इसी का पार्ट आगे 4th वाला हमें यहाँ पर दिया गया है। आइए इसे हम देख लेते हैं। बशीर हैज़ ₹100। बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड्स 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns। बशीर के पास 100 रुपये हैं, यहाँ पर उसने स्पेंड किए यानी खर्च किए 1/4 रुपीज़, यानी उसमें से 100 रुपये में से 1/4 रुपीज़ जो होते हैं वो उसने खर्च किए स्क्वीड के ऊपर। उसने स्क्वीड को परचेज किया 1/4 के अमाउंट से, एंड अनदर 3/4, और बाकी के जो पैसे बचे थे जो कि 3/4 होते हैं, उन पैसों से उसने प्रॉन्स खरीदे। तो नीचे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ए और बी में। ए वाला है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्वीड डिड ही बाय। तो बशीर ने जो स्क्वीड है वो कितनी क्वांटिटी या कितने खरीदे उसने किलोग्राम्स में। सेकेंड वाला क्वेश्चन से हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। तो उसने प्रॉन्स भी कितने खरीदे। ठीक है, तो 100 रुपये उसके पास में थे, तो उसमें उसने 2 चीज़ें खरीदी। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है। तो कुछ पैसों से उसने यहाँ पर स्क्वीड खरीदे और बाकी जो पैसे थे वो उसने खरीदे प्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें 100 रुपये के 2 तरीके के हमें यहाँ पे पार्ट बताए गए। एक तो बताया है 1/4, ठीक है, और दूसरा बताया है 3/4। 1/4 और 3/4। अब ये पैसे 100 में से कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, आइए सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको अपने रफ वाले पेज पर ले चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, हम अपने रफ वाले पेज पर आ चुके हैं। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे। बशीर हैज़ ₹100। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वीड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। बच्चों, यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि 100 रुपये यदि उसके पास है तो 1/4 कितना होता है और 3/4 कितना होता है। आइए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई है। सबसे पहले हम ये वाली जो डायग्राम है इनको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप लोगों को फ्रैक्शंस पता होगा। फ्रैक्शंस के बारे में आप लोगों ने लास्ट वाले क्लासेस में पढ़े होंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है। आपने होल, हाफ, ठीक है, ये आपने वहाँ पे पार्ट्स के जो होते हैं वो आपने पढ़े होंगे। वही पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं में 1/4, 1/3 ये पार्ट्स भी आते हैं। ठीक है, हाफ वाला पार्ट भी उसी में आता है। मान के चलिए कि आपके पास एक रोटी है। ये जो रोटी है पूरी की पूरी एक रोटी है। ये जो सेंटर में आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये पूरी की पूरी क्या है, एक रोटी है। अब इस एक रोटी के यदि मैं बराबर इक्वल पार्ट में इसको आधा आधा बांट दूँ तो एक ऊपर का हिस्सा हो गया और एक नीचे का हिस्सा हो गया। दैट मीन्स कि इसके अब एक रोटी के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, आधे आधे हो गए। अब इन 2 टुकड़ों को, जो एक रोटी के 2 टुकड़े आधे आधे हो चुके हैं, इन्हें यदि मैं फिर से और हाफ हाफ में डिवाइड करूं, यानी जो आधा टुकड़ा था उसको भी बराबर आधे हिस्से में मैंने बांट दिया तो उस आधे के भी 2 टुकड़े हो गए, और जो नीचे वाला आधा टुकड़ा था उसको भी मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उस आधे टुकड़े के भी 2 और अलग अलग टुकड़े हो गए। अब मेरे पास यहाँ पर 4 टुकड़े हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास में एक रोटी थी, उस एक रोटी को हमने 2 बराबर के हिस्सों में बांटा तो 2 टुकड़े हो गए। फिर वे जो 2 टुकड़े थे एक रोटी के
उनको मैंने बराबर हिस्सों में फिर से बांटा तो 4 टुकड़े हो गए। तो बच्चों यहाँ पर अब एक रोटी के 4 टुकड़े बचे हैं जो कि बराबर सेम साइज में है, कोई छोटा कोई बड़ा यहाँ पर नहीं है। तो ये जो बच्चों यहाँ पे जो टुकड़े बने हैं 1 2 3 4, ये हर एक टुकड़ा अपने आप में एक फिगर हमें दिखाता है, डिनोट करता है। क्या फिगर दिखाता है? अब ये जो एक टुकड़ा है, 4 में से जो एक टुकड़ा है, हम इसे कहेंगे 1/4। वैसे तो यदि हम हर एक टुकड़े को यदि लें तो ये 1/4 ही कहा जाएगा, क्योंकि वो एक अकेला अपने आप में है, उसको और हमने आगे डिवाइड या उसको बांटा नहीं है। ठीक है, मान के चलिए कि ये मैंने एक टुकड़ा यहाँ पे लिया, ये हो गया 1/4। ठीक है, इसमें से मैंने ये एक टुकड़ा अलग निकाल लिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये पूरा एक पोर्शन बच गया, यानी ये एक, ठीक है, ये एक और ये एक, तो ये इतना बड़ा पोर्शन यहाँ पर बच गया। तो हमें एक बात यहाँ पर समझ में आती है बच्चों कि 1/4 जो होता है वो बाकी बचे वाले जो पोर्शन है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 हम कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो कितने टुकड़े हुए थे रोटी के, 4 टुकड़े हुए थे। अब कितने बचे हैं यहाँ पर, 3/4, यानी 4 में से 3 बचे हैं। तो ये देखिए 4 में से 3 बचे हैं, ये देखिए ये 1 2 3, तो मैं इसको बोलूँगा 3/4। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हुआ 1/4 का, और ये वाला जो पोर्शन बचा है इसको बोलेंगे 3/4। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पैसों के ऊपर कि ये जो फिगर अब मैं अपने आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये फ्रैक्शन आपको समझ में आ गए, फ्रैक्शन किस तरह से हमारे यहाँ पर हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, बशीर के पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे। ठीक है, तो ये 100 रुपये हमारे पास आ गए यहाँ पर। ओके, ठीक है, यानी पूरी एक रोटी थी बशीर के पास में। ठीक है, मान के चलिए ये पूरी एक रोटी थी, यानी पूरे 100 रुपये थे। अब हमें इसका आधा करना है, यानी ये वाला पोर्शन करना है हमें। तो ये मैं आधा करता हूँ यहाँ पर। तो 100 रुपये का आधा कितना हुआ बच्चों, 50 रुपये हुआ, है ना। तो देखो ये आधे वाला डिनोमिनेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ये जो 50 रुपये हैं, इसका यदि मैं और आधा पार्ट करूँ तो ये हो जाएगा। तो देखो, ठीक है, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये भी इसका जो आधा पार्ट है, मैं यहाँ पे आपको ये लाइन खींच के बता दूँ। देखो बच्चों, तो ये इसका एक आधा, आधे का आधा ये यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट। ठीक है, और यदि मैं इस आधे में, यानी जो 50 रुपीज़ है, इसमें यदि मैं ये 1/4 वाला पार्ट ऐड कर दूं, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 मिल गया हमें यहाँ, है ना। ठीक है, देखिए जो कि हो जाएगा 75 रुपीज़। 100 रुपये यानी पूरे 100 रुपये थे, हमने उसको आधा करा तो 50 रुपये हो गए, और 50 का और आधा किया तो कितने हो गए, 25 हो गए, सॉरी। और फिर 50 और 100 के बीच में यदि हम और 4 बराबर इससे करें तो 75 का भी आता है। तो देखो ये 4/4 हो गया यानी 1, तो ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया यानी हाफ हो गया, और ये हो गया 1/4। तो दैट मीन्स कि बच्चों हमें यहाँ पर पता चलता है कि 1/4 जो होता है 100 रुपये का, वो होते हैं 25 रुपीज़। ठीक है, और 3/4 जो होगा, अब 100 में से 25 रुपये गए तो कितने बचे, 75 बचे। जाहिर सी बात है, तो जो बचा था वो कितना हुआ यहाँ पर, 75 रुपीज़, है ना। ओके, तो उसने क्या करा कि ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वीड। तो उसने 100 रुपये का 1/4 यानी कितना होगा ये, 25 रुपये, वो किस पे खर्च करे, उसने स्क्वीड पर, यानी स्क्वीड पाई किए। और बाकी के जो थे 3/4 वो उसने खर्च करे, यानी 75 रुपये खर्च करे उसने किस पर, प्रॉन्स पर। बच्चों समझ में आ गया आपको यहाँ पर किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए तो आइए अब मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो आपको ये जो भी कुछ समझाया है, ये फ्रैक्शन के पार्ट में आता है। फ्रैक्शंस आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको ये 1/4 3/4 जो होता है, ये आपको जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। चलिए,
अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ए वाला क्वेश्चन जो था उसे समझते हैं। हाउ मेनी kilograms of squid did he buy? हमें ये तो पता है कि बशीर के पास 100 रुपए थे और उसमें से 1/4 यानी 25 रुपए उसने स्क्वीड के ऊपर खर्च किया, यानी स्क्वीड को उसने खरीदा। तो चलिए सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन किस तरह से आएगा बच्चों, ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो चीज़ें हमें फर्स्ट दी गई है उसको हम लिखेंगे। फर्स्ट नंबर में इसको दे देता हूँ, बशीर हैज़ टोटल 100 रुपीज़। 100 रुपये बशीर के पास थे, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे आएगा, उसने कितने स्पेंड किए, ही स्पेंड 1/4 दैट इज 1/4 ऑफ इट। किस पर खर्च किए उसने, स्क्वीड के ऊपर खर्च किया, यानी कितने खर्च करे, 25 रुपये खर्च करे। जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है वो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने एज इट इज़ यहाँ पे कर लिए। अब हमें एक चीज़ पता है बच्चों कि स्क्वीड को उसने परचेज किया है, तो स्क्वीड की जो प्राइस है वो कितनी है, हमने पिछले जो पेजेस पे स्टडी किया है उसमें हमने किया। तो आपको शायद याद होगा कि 1 किलो जो प्राइस होती है स्क्वीड की वो थी 50 रुपये kg, यानी 50 रुपये के 1 kg थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर लिख ली। तो ये थर्ड हमें आ गया ताकि हमें पता चल गया। अब फोर्थ हमें क्या इन्होंने कहा है, फाइंड, ढूंढने के लिए बोला है। क्या दिया है, हाउ मच स्क्वीड डिड ही बाय, तो उसने कितने स्क्वीड बाय किए, स्क्वीड डिड ही बाय, तो उसने कितने स्क्वीड बाय किए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। ठीक है, तो हमने ये 4 चीज़ें यहाँ पे कर ली। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन मैथमेटिक्स का करना पड़ेगा। देखिए अब हमें क्या दिया है कि एक हमें चीज़ दी गई है, ठीक है, अमाउंट दिया गया है और हमें वहाँ पर उसका प्राइस दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है कि प्राइस दिया है 1 kg का जो कि होते हैं 50 रुपये, और हमारे पास इसने कितने खर्च किए, 25 रुपये खर्च करे। तो जाहिर सी बात है 50 रुपये खर्च करता तो उसे 1 किलो मिलती, लेकिन उसने यहाँ पे 25 रुपये दिए हैं, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। दैट मीन्स कि 1 किलो का आधा कितना हो गया, आधा किलो हो गया, यानी 500 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा, तो देखो उसने जो टोटल मनी जो स्पेंड किया है, स्पेंड मनी को डिवाइड करना पड़ेगा प्राइस ऑफ द स्क्वीड से, जो कीमत स्क्वीड की है उससे हमें ये करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्पेंड मनी कितना था, ₹25। ठीक है, और हमारी जो स्क्वीड का 1 kg का जो प्राइस है वो कितना है, ₹50। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको इसका 1.5 आंसर मिलेगा। ठीक है, जो कि होगा kg में। ठीक है, ओके, हमें उसका आधा आंसर यहाँ पर मिलेगा। अब ये भी हाफ पोर्शन आ गया है, तो यहाँ पर आ जाता है कि बशीर बाय 500 ग्राम दैट इज 1/2 kg ऑफ स्क्वीड। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये जो सॉल्यूशन है इसका ए वाले का ये समझ में आया होगा। आइए अब हम इसका बी वाला जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। अब बशीर के पास 100 रुपये थे, उसने 25 रुपये से आधा किलो उसने स्क्वीड खरीद लिए। अब बच्चे जो 75 रुपीज़ थे उससे उसने प्रॉन्स खरीदे। तो हमें ये पता लगाना है कि उसने 75 रुपीज़ में कितने वेट के प्रॉन्स खरीदे, क्या उसने 1 किलो खरीदे या 1 किलो से ज़्यादा खरीदे या 1 किलो से कम खरीदे। ठीक है, चलिए आइए जो चीज़ें हमें दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई। फर्स्ट क्या पॉइंट था, बशीर हैज़ ₹100, बशीर के पास 100 रुपये थे। सेकंड चीज़ आ जाएगा उसने कितने पैसे खर्च करे, वो ही स्पेंड रिमेनिंग 3/4 ऑन प्रॉन्स। 3/4 कितना होता है, यानी 75 रुपीज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये में से 25 रुपीज़ पहले ही अपन ने खर्च कर लिए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर उसके बचे 75 रुपीज़,
है ना, 100 में से 25 गए यानी 100 में से 25 माइनस किए तो 75 रिमेन्स रहते हैं। चलिए अब यहाँ पे थर्ड हमें चीज़ निकालनी है, हमें ये पता करना था कि जो प्रॉन्स है उनकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी 1 किलो की। तो लास्ट वाले पेजेस में हमने प्रॉन्स के बारे में भी पढ़ा था कि प्रॉन्स की जो प्राइस थी वो थी 150 रुपीज़ अ के जी, यानी 1 किलो के लिए 150 रुपये उसकी प्राइस थी। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है क्या, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही, यानी कौन, बशीर बाय, बशीर ने कितना प्रॉन्स यहाँ पे परचेस किया, कितने में, 75 रुपीज़ में। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी क्या है कि 150 रुपये 150 रुपीज़ में 1 किलोग्राम आ रहे हैं। अब बशीर के पास 150 रुपये नहीं है, न ही 100 रुपये हैं, उसके पास 75 रुपीज़ है। दैट मीन्स कि पैसे कम आए, तो कम पैसे हैं तो उसके पास क्या होगा कि चीज़ें भी कम आएगी, है ना। जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर भी हमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये है। ठीक उसी तरह से जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, स्पेंड मनी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रॉन्स, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेंड में कितना उसने खर्च किया है, 75 रुपीज़ खर्च किए, और जो प्राइस है प्रॉन्स की 1 kg में कितने आ रहे हैं, 150 रुपये के 1 kg आ रहे हैं। तो इसको भी जब हम बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, इसका आंसर आ जाएगा जो कि आएगा kg में। तो जिसका मतलब यही हुआ कि उसने 1.5 kg यानी कि 500 ग्राम्स के प्रॉन्स खरीदे 75 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दोनों चीज़ें उसने 1/2 kg खरीदी, प्रॉन्स भी और स्क्विड्स भी। देखो बच्चों दोनों के यहाँ पे प्राइस अलग अलग थी, इस वजह से उनके जो कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पर अलग अलग आई है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं। ट्राई सेइंग दिस फास्ट। अब ये जो है इसे आप फास्ट फास्ट बोलने की कोशिश करो। यहाँ पर दिया है हियर इज अ टंग ट्विस्टर, रिपीट इट फास्ट। अब यहाँ पे हमें एक टंग ट्विस्टर दिया गया है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये यदि हम पढ़ेंगे तो हम फ्लुएंसी के साथ में, यानी बिना अटके हम इसको ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एस एस रिपीट होते जा रहे हैं। देखो हर एक इसमें एस है, ये भी एस है, यहाँ पर भी एस आया, ये भी एस आया, है ना, हर एक इसमें आपको एस नज़र आएगा ही आएगा। तो ये जो होते हैं बच्चों टंग ट्विस्टर्स होते हैं, इनको हम आसानी से बोल नहीं पाते। हिंदी की भाषा में भी हमारे यहाँ पर टंग ट्विस्टर्स होते हैं। अब पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी भाषा का बता दूंगा। ठीक है, आइए इसको हम समझने की या बोलने की कोशिश करते हैं। आपको इसको शुरू में आप क्या करें, इसे धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे पहले इसको समझिए, 2-4 बार आप इसको पढ़िए धीरे धीरे, और फिर उसके बाद आप इसको तेज तेज करते हुए स्पीड बढ़ा कर आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्या दिया है यहाँ पे, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी is sure that the shells that she sells will be there no more। अब हमने धीरे धीरे पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा आप तेज पढ़ेंगे। She sells seashells on the seashore। She is sure that the shells that she sells will be there no more। थोड़ा सा और अब तेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। She sells seashells on the seashore। She is sure that the shells that she sells will be there no more। और आप इससे तेज कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना फास्ट इसको रीड कर सकते हैं। बड़ा मजा आता है बच्चों इसको पढ़ने से। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि अब मुझे इससे ज़्यादा और फास्टली बिना अटके पढ़ते आता है या नहीं आता है। She sells on the seashore। She is sure that the sales will be there no more। तो देखो एक सांस में हमने इसको बोलने की कोशिश की। तो आप चाहो तो बच्चों इस तरह से इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं इनको और बेहतर तरीके से सीख कर बोल सकते हो।
एक बार आपको आ जाएगा तो फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे बोलकर आप देखिएगा। और भी इसके अलावा अलग अलग टंग ट्विस्टर्स होते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते थे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये कंटिन्यूसली यदि हम बोलने जाए तो कुछ मिनट तक ही, 1-2 मिनट तक ही हम इसको ठीक से बोल सकते हैं जिसको प्रैक्टिस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अटक जाते हैं, पापड़ की जगह चापड़ या कुछ और उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो वो सीक्वेंस टूट जाता है। तो वही वाला टंग ट्विस्टर यहाँ पर अंग्रेजी में हमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। वुमेन्स मिनकर बैंक। अब यहाँ पर हमें एक बैंक के बारे में दिया है जो कि मिनकर बैंक है, जो कि है वुमेन्स का, यानी वुमेन्स का, महिलाओं के लिए। ठीक है, वुमेन्स मिनकर बैंक। अब यहाँ पे बच्चों वुमेन्स आया है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग के एस लगा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एस लग गया है तो ये प्लूरल हो गया, नहीं। एक चीज आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये वुमेन शब्द है ये खुद ही अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, ओके। यदि सिंगुलर फॉर्म में होता तो क्या होता है, ये वुमन, ए मेल। ठीक है, अब यहाँ पे एस लग गया है तो इससे मतलब होता है कि महिलाओं की मिनकर बैंक। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पर। द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। जो बैंक है मिनकर बैंक, उसकी मीटिंग जस्ट शुरू हो गई है, शुरू हुई है। ठीक है, फजीला इज द प्रेसिडेंट। इस बैंक की जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो है फजीला। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। अब इस बैंक के लिए 20 फिशर वुमेन यानी 20 फिशर वुमेन्स, ठीक है, वे साथ में आई, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को उन्होंने एक बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने 20 लोगों ने मिलकर ये बैंक बनाई है। ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स इट इन द बैंक। अब इसमें से हर एक महिला जो है, ईच यानी हर एक फिशर वुमेन, सेव यानी बचाती, कितना बचाती, ₹25 एवरी मंथ, हर महीने 25 रुपये इस बैंक में वो अपनी ओर से डिपॉजिट करती है, सेविंग करती है। ठीक है, बैंक में जमा करती है। बच्चों आपका भी बैंक में कुछ अकाउंट होगा, आपका, आपके पेरेंट्स का, तो वो भी समय समय पे बैंक में पैसे जमा करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। सेविंग करने से हमारे पैसे अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होते हैं और जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तब वो पैसे हमें काम में आते हैं। चलिए, तो यदि बच्चों आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो जल्दी ही आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपका भी बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें दिए गए, एक तरह से क्वेश्चंस ही हैं वो, उनको समझ लेते हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। ये जो पूरा ग्रुप है 20 फिशर वुमेन्स का, ये जो 25 रुपये हर महीने जमा करती है, तो महीने में ये कितना कलेक्शन कर लेती हैं, यानी इनका पैसा कितना इकट्ठा हो जाता है एक महीने में, ये सवाल हमसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। तो महिलाओं की जो बैंक है वो तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में बंद हो जाएगी या कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर बंद हो जाएगी, नहीं, ये बैंक चलती जाएगी, कई सालों तक चलती जाएगी। तो ऐसा ही यदि चलता रहा इन 20 महिलाओं का, 20 वुमेन्स का, और ये हर महीने 25 रुपये पर फिशर वुमेन यदि जमा करती गई, तो ऐसा यदि 10 साल तक ये लोग जमा करते गए तो टोटल कितना पैसा इनका, इनकी बैंक में सबका मिलाकर कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, है ना, कितना कलेक्शन हो सकता है। बच्चों इसके लिए भी हम लोग चलते हैं अपने रफ वाले पेज पर, वहाँ पर मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं अपने रफ वाले पेज पर, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी है जो हम लोगों ने अभी वहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, चलिए तो इसे हम अब दोबारा नहीं पढ़ते हैं, बस हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है ए नंबर वाला, पॉइंट वाला, उसे हम पढ़ते हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। अब हमें ये तो पता है कि 25 रुपये हर एक जो फिशर वुमन है वो यहाँ पे सेव करती है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें पूछा है कि वो 20 महिलाएं एक महीने में यानी 30 दिनों में कितना यहाँ पर कलेक्शन करेगी। तो बच्चों आपको पता है, एक चीज़ और बता दूं मैं कि मंथ आएगा तो यानी कितने दिन होते हैं, 30 या 31 या 28 डेज होते हैं, है ना। लीप ईयर की बात करेंगे तो 29 इसमें आ सकते हैं फरवरी में। फरवरी में आमतौर पे 28 दिन होते हैं और कुछ महीना 30 दिन का होता है और कुछ 31 का होता है, 31 का। तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक महीना यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन में पॉइंट्स हमें जो जो दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया था, देयर आर 20 फिशर वुमेन्स इन द बैंक। बैंक में टोटल कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं। अब सेकंड चीज हमें दी गई थी कि वो 25 रुपये जमा करते हैं हर एक, ईच सेव ₹25 एवरी मंथ, कि हर एक महिला जो है फिशर वुमेन वो जो है 25 रुपीज़ सेव करती है, ठीक है। तो फाइंड क्या करने के लिए कहा है, हाउ मच मनी डज ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, कि हर महीने कितना आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो 25 रुपये ये सब जमा कर रही है महिलाएं, तो ये 20 महिलाएं कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये फिगर बढ़ जाएगा। भाई मेरे 25 रुपये और मान के चलिए आपके 25 रुपये, तो 50 रुपये हो गए। तीसरे इंसान के 25 रुपये और जमा कर लिए, 75 हो गए। चौथे के कर लिए तो 100 हो गए। तो यानी फिगर यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो यानी हम जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी लोगों की, वैसे वैसे फिगर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ मनी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कम नहीं हो रही चीज़ें, बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें किन चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ द फिशर वुमेन्स, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो कितना सेव करती है एवरी मंथ, ठीक है। और इसका यदि हम इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितनी है, 20 है, ठीक है। और वो कितना सेव करती है हर एक वुमेन, ठीक है। हर एक वुमेन कितना सेव करती है, 25 रुपीज़। तो जब हम 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपीज़ आएगा। तो इसका मतलब है कि 500 रुपीज़ एक महीने में ये 20 फिशर वुमेन्स का कलेक्शन यहाँ पर आता है, ₹500 कलेक्टेड एवरी मंथ। तो ये कैसे आया, आइए ये मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए 25 रुपीज़ है, इसको मैं 20 लोगों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो गया, 0 का टेबल, 20 का तो टेबल हमें नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब पहले 0 का टेबल लेते हैं, फिर 2 का टेबल लेंगे। तो 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 को मैंने कट कर लिया। अब 2 के टेबल से हम करेंगे, लेकिन 2 का टेबल से हम करने के लिए ये जो नीचे आंसर आया है 0 के टेबल से जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो जो वंस वाले प्लेस पे 0 है उसके नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 5 ज़ा कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 का मैं यहाँ पे जो 0 है वो ये 0 रखूँगा और ये जो 1 है ये चला जाएगा ऊपर 2 के ऊपर कैरी। अब 2 का टेबल मैं 4 बार बोलूँगा, 2 2 ज़ा 4, 4 और ये 1 जो ऊपर का कैरी है वो मिला के प्लस करके हो गया 5। अब इसे हम प्लस करेंगे, चलिए तो 0 का 0 आया, दोनों 0 का 0 आया और 5 का 5 बचे। तो कितना आया ये, 1 10 100 यानी 500 आया। तो यहाँ पे कितना जमा हो रहा है इनका, 500 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड वाले क्वेश्चंस में क्या लिखा था कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर, कि 10 साल में इनके पास कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हमें ये तो पता चला ऊपर वाली प्रैक्टिस करके कि एक महीने में कितना कलेक्शन होता है इनका, 20 फिशर वुमेन का 500 रुपीज़, ठीक है। तो चलिए तो ये चीज़ हमें एक मिल गई थी, तो उसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ मनी एवरी मंथ, कलेक्शन ऑफ मनी एवरी मंथ कितना दिया है, 500 रुपीज़। तो ये 500 आ गया अपना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, कलेक्शन ऑफ मनी इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में कलेक्शन कितना हुआ, तो 1 ईयर में हमें पता है बच्चों कि जो 1 ईयर होता है उसमें होते हैं पूरे 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो हर एक महीने में यदि ये 500 रुपये जमा करते गए तो 12 महीने होंगे। तो
तो दैट मीन्स कि इनको 12 बार जमा करना पड़ेगा पैसा। तो ये भी क्या हुआ, पैसा बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर हमें यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा कि ये जो 12 मंथ्स है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से। तो इसका कितना आंसर आया, इसका आया 6000 रुपीज़। आप इसको यदि ऐसे इस तरह से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 6000 रुपीज़ यहाँ पर इसका फिगर आ जाएगा। चलो ये तो पता चला कि एक साल में कितना पैसा जमा हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कलेक्शन ऑफ द मनी इन 1 ईयर 6000। ठीक है, एक महीने में कितना हुआ 500, तो एक साल का कितना हुआ है यहाँ पर 6000 रुपये, क्योंकि 500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। तो हमें ये 10 ईयर देखना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब हमने एक साल में इसका अमाउंट बढ़ गया तो 10 साल में भी बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा कलेक्शन ऑफ मनी इन 1 ईयर। एक साल में पैसा कितना जमा हुआ 6000। देखो यहाँ पे है 6000, वंस, टेंस, 100,000। तो ये 6000 आया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 6000 लिख लिया और यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर्स, 10 साल में पूछा है ना। चलो तो हमने यहाँ पे 10 का फिगर डाल दिया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 60,000। देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, दैट मीन्स कि ये आया 60,000। ठीक है, तो 10 साल में इनके पास कितना पैसा जमा हुआ 60,000। देयरफॉर रुपीज 60,000, ये कॉमा है, मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। तो 10 साल में कितना पैसा इनके पास जमा हुआ 60,000। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इसके पहले जो बशीर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें दोनों क्वेश्चंस में डिवाइड करने पड़े, क्योंकि उसमें नंबर कम हुए और इसमें नंबर्स हमारे बढ़े हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले इस पर। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दिया है ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को पैसों की ज़रूरत है, किसके लिए, उसे एक नेट यानी जाल खरीदना है। ठीक है, झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। जिस तरह से ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी तरह से झांसी और उसकी सिस्टर को एक लॉग बोट खरीदने के लिए ज़रूरत है पैसे की। वो एक लॉग बोट खरीदना चाहती है। तो इसलिए दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनकी जो बैंक उन्होंने बनाई है मिलकर बैंक, ठीक है, जो 20 वुमेन्स मिलकर बनाई है, तो उनमें ग्रेसी, झांसी, सिस्टर, झांसी और उसकी सिस्टर ये तो हैं, और साथ में वो भी है फजीला। फजीला तो इसमें प्रेसिडेंट है, और इनके अलावा और भी बाकी की जो बच्ची है वो भी महिलाएं हो सकती है, जो कि हमने पेज नंबर 11 और 10 पर उनके नाम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको क्या है, लोन लेना है उनकी बैंक से। दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट। अब वो ये लोन लेंगी तो उस लोन को उन्हें वापस पेमेंट भी करना है, रिपे भी करना है, यानी उनको उसको चुकाना भी है। लेकिन कैसे चुकाना है, इंटरेस्ट के साथ में। यानी वो जितना अमाउंट लेगी उतना तो अमाउंट उन्हें देना ही देना है, लेकिन साथ में कुछ और भी अमाउंट उनको अलग से देना पड़ेगा, जो कि आ जाता है इंटरेस्ट का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ब्याज। तो ये तो समझ में आ गया बच्चों। आइए अब यहाँ पे ए करके हमें कुछ दिया है। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने, जिसे पैसों की जरूरत थी नेट परचेस करने के लिए, तो उसने लोन लिया। तो ग्रेसी ने कितना किया, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000 टू बाय अ नेट। तो ग्रेसी ने 4000 रुपये का लोन यहाँ पर बैंक से ले लिया जाल खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹340 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। अब उसने क्या करा कि लोन लिया, तो लोन के साथ में उसको क्या करना पड़ा, उसने हर महीने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करती गई।
ठीक है, तो हर महीने कितने जमा करती गई, 345 रुपीज़। देखो ये क्या है ना, एवरी मंथ, हर महीने उसने जमा करा, कब तक करा, 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक उसने ये पैसे जमा करती गई। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने कितना जो पैसा है बैंक को लौटा दिया या पेमेंट कर दिया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और चलते हैं हमारे रफ वाले पेज पर। रफ वाले पेज पर बच्चों हम लोग आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये वही क्वेश्चंस है। ये नीचे वाला भी ए वाला, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। आइए इसका क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके समझाने की कोशिश की है, उसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है जो गिवन है, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर, ग्रेसी टुक लोन ऑफ ₹4,000, 4,000 का लोन लिया, ये तो हमें दिया गया था। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमें क्या गिवन है यहाँ पे, शी पेड ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। तो उसने क्या करा कि 345 रुपीज़ जो है वो हर महीने उसने पे करा, कब तक, 1 ईयर तक। यानी उसने ये कितने बार पे किया, 12 बार, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते। तो ये जो 345 रुपीज़ है वो हर महीने देती गई। तो ऐसा उसने 12 बार यानी 12 महीनों के लिए 12 बार उसने पैसे जमा करे। तो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक। तो उसने पूरे 12 महीने में कितने पैसे उसने जमा कर दिए। देखते हैं कि उसने 4,000 जमा करें टोटल या 4,000 रुपये से ज़्यादा जमा करें। आइए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, उसने 12 महीने तक पैसे जमा करती गई, यानी इस महीने उसने 345 जमा करे, तो नेक्स्ट महीने और 345 जमा करे, तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 690 रुपये हो गए, है ना। तो यानी अमाउंट बढ़ते जा रहा है ना। ठीक है, तो जब यहाँ पे संख्या बढ़ती हुई हमें नज़र आती है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, पेड बैक मनी एवरी मंथ, उसने हर महीने कितने पैसे लौटाए या जमा करे बैंक में, उसको मल्टीप्लाई किया हमने टोटल नंबर ऑफ द मंथ, कितने महीने तक, 1 साल तक उसने जमा करा। तो 1 साल में हमें पता है कि कितना होता है, यहाँ पे 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कर लेते, देखिए मैंने लिखा है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। पेड बैक मनी एवरी मंथ कितना उसने दिया, ₹345, मल्टीप्लाई किया मंथ से, तो कितने मंथ उसने जमा करे, 12। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर आया है वो आया है 4140। अब इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, दैट इज कि 4140। ठीक है, जो कि आएगा रुपीज़ में। ओके, तो इसका मतलब है कि उसने कितने पैसे जमा करे, टोटल 4140। अब हमें पता है उसने लोन कितना लिया था, 4000 लिया था। ये देखो ये 4000 लिया ना, अब उसने कितना वापस जमा करा, 4140। तो ये तो 4000 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 140 रुपये ज़्यादा दिए उसने। कितने दिए, 140, जो कि ये पार्ट होता है इंटरेस्ट का। मेन तो उसने 4000 लौटा ही लौटा है, लेकिन साथ में उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 140। हाल चलिए, तो यहाँ पे 4140 ये लीनियर मल्टीप्लिकेशन है। इसको यदि आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आइए 12 का टेबल हमें नहीं आता। ठीक है, जिन्हें आता है तो वो डायरेक्ट करें, जिन्हें नहीं आता है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में करें। तो मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में करूँगा। पहले 2 का टेबल लूँगा और ऊपर के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए, तो 2 का टेबल 5 बार बोल के 2 5 10 हुआ, तो 10 का मैं ये 0 यहाँ लिखूँगा और ये 1 जाएगा ऊपर कैरी 4 के ऊपर। तो 4 2 8 होता है, 8 और ये प्लस कैरी 1 तो हो गया 9। अब 2 का टेबल में 3 बार बोलूँगा, 2 3 6, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 690। अब मैं ये 2 से मैंने सारा मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 को मैं कट कर देता हूँ ताकि मेरा फोकस 1 पे रहे। अब मुझे 1 से ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले ये जो नीचे आंसर आया था 2 से मल्टीप्लिकेशन का,
तो उसके नीचे जो ये 0 आया है तो 0 के वंस के नीचे मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा, ठीक है। चलिए, और फिर इसमें जो भी आएगा मैं इसे प्लस करूंगा। तो मुझे 1 का टेबल बोलना है 5 बार, तो 1 5 ज़ा 5, 9 के नीचे मैं लिखूंगा 5, 1 4 ज़ा 4, तो 6 के नीचे लिखूंगा 4। अब 1 का टेबल 3 बार, तो 1 3 ज़ा 3 आया। अब मैं इन दोनों का प्लस करूंगा, तो 0 का 0, 9 और 5 होता है 14, 14 का 4, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा कैरी, कैरी आ जाएगा 1, और 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और ये प्लस 1 कैरी का, तो 11 हो गया। 11 का मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, और ये 3 के ऊपर जाएगा 1 कैरी, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से 4140, ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर भी वही फिगर आई, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर 12 को स्टडी कर लिया है। इस पेज नंबर 12 पर हमने बशीर का जो एक 100 रुपये उसके पास थे, उसका मार्केट में उसने जो खर्च किए 1/4 और 3/4, उसको समझा हमने यहाँ पे। फिर टंग ट्विस्टर हमने यहाँ पे सीखने की या उसको समझने की कोशिश की। फिर हमने यहाँ पे देखा कि वुमेंस मिनकर बैंक उन्होंने 20 वुमेंस ने ओपन किया है, जो कि 25 रुपये हर मंथ वो जमा करती है। तो उसके ऊपर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करे। फिर यहाँ पर कुछ फिशर वुमेंस को लोन की ज़रूरत थी अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, जैसे ग्रेसी को नेट चाहिए था, झांसी और उसकी सिस्टर को लॉग बोट चाहिए। तो इसमें से अभी हमने क्या किया, ग्रेसी का जो ए वाला पार्ट में दिया था क्वेश्चंस, उसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे जो झांसी और जो उसकी सिस्टर है, उसका जो क्वेश्चन है हमें पेज नंबर 13 पर दिया है। देखिए, ये 13 पेज नंबर पर आ गए। तो इस पेज को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।